कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है, हम दोनों मर जाएंगे। ज़हनी सेहत की खराबी की एक बदतरीन हालत ये है कि इंसान को मुस्तकबिल में कुछ दिख ना रहा हो। पीटीआई के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो लीगल एक्शन हो रहा है। यार इतनी हसीन औरत है, काश मेरी भी ऐसी बीवी होती। तो हमें सबसे पहले ये पता होता है 4 शादियों की इजाज़त है। दुनिया चांद पे और हमारा बच्चा जो है वो मचान पे। नया नया दौर है, नई नई बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। पीसीआर वालों ये बंद कर दीजिए म्यूज़िक, वरना मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया। फैसला ज़रा देर में पहुँच जाएंगे आपके पास। और जनाब आज है 5 रबीउल अव्वल। माशाल्लाह से जो ईद मिलादुन नबी है 12 रबीउल अव्वल वो करीब आने वाला है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना जारी है। मुल्क भर में डिफरेंट महफिलें हो रही हैं, दुरूद व सलाम, नात ख्वानी का सिलसिला है जो जारी है, जबकि गली मोहल्लों में खूबसूरत तरीके से लाइटनिंग हो रही है, बाहर सजी हुई है। क्या ही खूबसूरत जो है वो मनाज़िर देखने में आ रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में अच्छी बात जो हम हमेशा आपके साथ करते हैं, तो आज हदीस मुबारक सुना रहे हैं। मुस्लिम शरीफ से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पीर के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, इसी दिन मेरी वलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। तो आज आप भी इस अजीम माह में खूब दरूद सलाम का एहतमाम करें और कोशिश करें, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें। आपकी भी दीन और दुनिया में फ़लाह पाने में कामयाब हो सकेंगे। और इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं बड़ी ख़बर पर। तहरीक इंसाफ पर रात भरी जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मुरव्वत समेत अहम रहनुमा गिरफ्तार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आला अमन गंडापुर अचानक गुमशुदगी के बाद मंजर आम पर वापस। पीटीआई आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन। पाकिस्तान में सालाना 1 लाख से ज़ायद अफराद खुद अपनी जान ले लेते हैं। ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों की तादाद दुगनी। आखिर खुदकुशी के वाक़यात में इजाफे की क्या वजूहात हैं, जानेंगे इस प्रोग्राम में। अलिफ से स्कूल, बे से बच्चे, पे से परेशान। सिंध में स्टूडेंट्स नया कायदा पढ़ने पर मजबूर। दरसगाहों में बारिश का पानी ना निकाला जा सका। वफाकी हुकूमत ने तालीमी एमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया। सिंध के स्कूलों में तदरीसी अमल का बेहतर बनाने का अभी कोई इंतज़ाम नहीं। और लफ्ज़ों को जोड़ना और तोड़ना और तोड़कर तोड़ना, स्क्रैबल के खेल में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। लगातार 5वीं मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में जीतने वाला मुल्क बन गया है पाकिस्तान। दुनिया के 138 खिलाड़ियों को मात देने वाले फख्र पाकिस्तान अफान सलमान आज होंगे दुनिया बोल के मेहमान। कौमी असम्बली का सेशन जारी है और आज इजलास की कार्रवाई में ज़बरदस्त गर्मा गर्मी का इम्कान है, क्योंकि कल रात को अचानक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बैरिस्टर गोहर को भी पार्लियामेंट के गेट से ठीक ऐसे ही गिरफ्तार किया है जैसे इनसे पहले शेर अफजल मुरव्वत को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार होने वालों में शुएब शाहीन, MNA ज़ुबैर खान, शेख वक़ास अकरम, हामिद रजा, ज़ैन कुरैशी, शाहिद खटक और मौलाना नसीम शाह जो हैं वो शामिल हैं। इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। सियासी मंजरनामे पर इस वक्त सबसे बड़ी जो ख़बर है वो अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसे का मामला है। गो के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइद, जो मेरे भी बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने तोसी लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन हुकूमत ऐवान के अंदर अदालती इस्लाहात से मुतालिक आइनी तरमीम का इरादा रखती है और अक्सरियत ज़रूरी है। अगर अब चीफ जस्टिस खुद तौसी लेना नहीं चाहते तो फिर अदालती इस्लाहात से मुतालिक आइनी तरमीम के लिए इत्तेहादियों से राब्ते क्यों हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने कानूनी तरमीम के लिए कौन सी शराइत रखी हैं और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाब लाजमी हैं।
हमारे साथ इस वक्त जाहिर शाह शिराजी, उनसे सवाल करेंगे, पूछते हैं कि वो लाइन पर हैं। हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। कल जो कुछ पार्लियामेंट हाउस में हुआ और तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। माजी में भी हम सियासी गिरफ्तारियां देख चुके हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत भी वही रिवायात कायम कर रही है। कैसे देखते हैं आप सारे मामलात को? देखिए, मेरे ख्याल में जो सियासी पोलराइजेशन का माहौल है इस वक्त, जाहिर बात है हुकूमत किसी भी लिहाज से इजाज़त नहीं दे सकती और ना देना चाह रही है कि अपोजिशन जमात जो है वो उनके लिए किसी किस्म का मसला क्रिएट करे। और इस जलसे को अगर देखा जाए, पहले इस जलसे की इतनी हाइप क्रिएट हुई कि जलसा होना चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस जलसे के होने या ना होने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता ना, सिवाय इसके कि अपोजिशन जमात अपनी जो है वो पावर शो का मुजाहरा करती और हुकूमत जो है उन्हें रोकने की कोशिश करती। ओवरऑल ना तो मेरे ख्याल में केसेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता, ना तो आप अदालतों के मामलात रोड के ऊपर ज़बरदस्ती हल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का निज़ाम है, दोनों जमातें सियासत कर रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनके नुमाइंदे बैठे हैं, तो जो कुछ होगा वो अदालतों से ही रिलीफ मिल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल, मौजूदा हालात में पीटीआई की जानिब से रात से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान सामने आया है, तो आज से फिर तहरीक इंसाफ सड़कों पर सियासत करने वाली है। तो और इसके साथ साथ जो है वो हमारे को होस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद भी होंगे जाहिर शाह शिराजी भी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो कुछ होता रहा वो हमने देखा। पहले पकड़ धकड़ होती रही, फिर अली अमीन गंडापुर जो थे वो 7 घंटे जो है वो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ गए। उसके बाद फिर वो मंजर आम पर आए, लेकिन काफ़ी अली अमीन गंडापुर की हम जो बात कर रहे हैं, तो बड़ी लंबी गुमशुदगी के बाद वो मंजर आम पे आए। उनका बताया गया, उनके भाई ने बताया कि वो अब पेशावर पहुँच भी चुके होंगे। तो अहम रहनुमा थे जिनकी गिरफ्तारी होती रही, और अब गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पीटीआई के मुजाहरे जो हैं वो भी जारी हैं। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से तमाम तर मामला अनफोल्ड हो रहे हैं। ये इस वजह से भी हुआ कि जो जलसा किया गया था और जलसे का जो वक्त दिया गया था, कल हमने शो में इस पे बात की थी कि जो जलसे का वक्त दिया गया था मुकर्ररा वक्त पे जलसा ख़त्म ना करने की वजह से जब इंतज़ामिया ने फोर्सफुली उसको ख़त्म कराने की कोशिश की तो फिर मुठभेड़ हुई, झड़पें हुई और पथराव किया गया। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर कल जो कुछ हुआ वो तमाम तरह मामला जो है वो अब हमारे सामने मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस्लामाबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, आप हमें सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जुल्करनैन, मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद? देखिए, इस्लामाबाद में क्योंकि कल रात गए तक ही इवेंट्स ही होते रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो उनके अरकान असम्बली थे, उनको पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया जाता रहा है। और अभी क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है जिस शख्स को भी गिरफ्तार किया जाए किसी भी केस में मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने, तो इम्कान है कि 11 बजे के करीब पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत समेत दीगर जो उनके कायदीन गिरफ्तार हुए उनको थाना सेक्रेटरीट का क्योंकि ये मामला है, तो शहजाद खान जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किए जाने का इम्कान है क्योंकि उनको वहीं पे मुंतकिल किया गया था थाना सेक्रेटरीट में, तो वहाँ उनको मुंतकिल किया जाएगा। और सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम कचहरी के अंदर और बाहर किए गए हैं। कचहरी के अंदर भी सादा कपड़ों में और बावर्दी जो पुलिस के साथ एफटी के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। इसी तरीके से कचहरी के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। और फिर अदालत में जब उन्हें पेश किया जाएगा तो पुलिस के जरिए से यकीनी तौर पर जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी। और फिर देखते हैं कि अदालत इस मामले को कैसे देखती है, वो जिस्मानी रिमांड देती है, जुडिशल करती है, या मुकदमे से सिरे से डिस्चार्ज कर देती है पीटीआई रहनुमाओं को। ये फिर अदालत जब केस उनके सामने आएगा तो फिर मुतलका जो जज हैं वो दोनों साइडों को सुन के फिर इस हवाले से अपना जो भी मुनासिब फैसला होगा वो जारी करेंगे। जुल्करनैन हमारे साथ ही रही। एक बार फिर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जाहिर शाह शिराजी जो है उनसे रब्ता हो चुका है। जाहिर साहब, हम इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और फैसल करीम मुखातिब हूँ आपसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जाहिर भाई, जो कुछ कल हुआ है और जो कुछ अब आगे होगा भी, आज भी हम एक्सपेक्लेट कर रहे हैं कि जी बड़ा ही गहमा गहमी वाला दिन होगा। परसों जो कुछ हुआ, जैसे इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश की, फिर इस तरफ से फिर झड़पें शुरू हुई, कल जो कुछ हुआ,
इससे अखज़ क्या कर रही है हुकूमत, इससे मिल क्या रहा है इंतजामिया को? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। वैसे कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि इस ओवरऑल जितना हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसका मकसद क्या है। देखिए, सियासी तौर पर मेरे ख्याल में सियासी जमातें हर एक अपना एज कायम करना चाहती है दूसरे के ऊपर। हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि उसके लिए किसी किस्म के मसाइल बने, और यही वजह है कि वो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको ज़रा वो हार्श दे रही है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो मेन इशू है, देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जितनी भी गैदरिंग इकट्ठी होती है या गैदरिंग होगी या जो जलसे जुलूस होंगे, वो एक शख्स के गिर्द ये तमाम मामला घूमता है, वो है बानी पीटीआई। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आता इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस तरीके से जलसे जुलूस करके हुकूमत पर तो काबिज हो नहीं सकती, ना हुकूमत को टेक ओवर कर सकती है, ना वो अपने पार्टी के जो लीडर है उसको जेल से रिहा करवा सकती है। लेकिन जाहिर बात है कि एक सियासी माहौल को गरमाना है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है, ये एक मकसद हो सकता है अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ को, जो उसके साथ बाकी जमातें मिली हुई हैं। और जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी फॉर्म 45-47 की हुकूमत है, इलीगल हुकूमत है, इलेक्टेड नहीं है, मैंडेट उनका था, ये उनका अपना वर्जन है। दूसरी तरफ देखिए, मेरे ख्याल से जो पीडीएम की हुकूमत है, इसको आप पीडीएम की हुकूमत भी कहें, पिछली भी पीडीएम की हुकूमत थी, उसने उनका दावा ये है कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, इतनी सियासी जो है वो नुकसानात के बाद, और एक लिहाज से पार्टी का नुकसान होने के बावजूद पीएमएलएन अगर इक़्तिदार में आई है तो उसे इक़्तिदार में रहना चाहिए। और उनका मेन रीज़न इसीलिए है कि वो अपोजिशन जमातों को काउंटर कर रही है। और इस किस्म के जलसे मेरे ख्याल में देखिए, जमहूरियत के अंदर किसी भी सियासी जमात को जलसा करने का हक हासिल है। अब आप संजानी में जो जलसा कर रहे हैं उससे इस्लामाबाद के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता, सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ का पावर शो होता, वो लोगों को दिखाते कि जी हमने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ले आए। मेरे ख्याल में हुकूमत टैक्टफुली खेल नहीं सकी। और देखें, आप रात को जो कुछ हुआ, जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे, वज़ीर आला साहब 7-8 घंटे वो मीटिंग करते रहे। जाहिर बात है कि उन्होंने धुआंधार तकरीर की, इदारों को टारगेट किया, फौज के खिलाफ बात की, सब लोगों के खिलाफ उन्होंने खुल के अपनी जो है वो तकरीर के अंदर शोला बयानी की। उसके बाद जाहिर बात है मीटिंग बनती है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने बड़ा खूबसूरती से जो प्ले अप किया, और तमाम रात वो हाइप क्रिएट करते रहे कि जनाब उनका वज़ीर आला गायब हो गया, उसको अगवा कर लिया, उसको उठा लिया, वो कैद में है, कल हम उसको आज़ाद करने के लिए इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो देखें, जो मीडिया दिन को तहरीक इंसाफ के जलसे को कवरेज नहीं दे सका, वो सारी रात उनके वज़ीर आला को कवरेज देता रहा। तो मेरे ख्याल में बड़ा टैक्टफुली तहरीक इंसाफ ने प्ले अप किया है और वो हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो गई। ये शायद मैं समझता हूँ हुकूमत की एक बड़ी उसके लिए नाकामी मुझे नजर आ रही है ज़ाती तौर पे, कि जो चीज़ वो रोकना चाह रही थी वो रोक नहीं सकी। आज भी सारा दिन उनके लीडर जेलों में जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर अदालत जाएंगे, फिर उनकी जमानतें होंगी, तो सारा दिन फिर हाइप क्रिएट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस वक्त मेन इशू एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जो कि हुकूमत और जो अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और ये जो खेल है वो कितना किसके मफाद में या कौम के मफाद में, ये भी आपसे पूछेंगे जाहिद साहब। लेकिन एक बार फिर जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त। जुल्करनैन, हम आपसे बात ही कर रहे थे कि आपने कल देखा तमाम रात क्या होता रहा, परसों भी यू आर द विटनेस टू द थिंग। तो इन 3 दिनों में क्या कुछ हो गया इस्लामाबाद में, और इसके बाद आज इस्लामाबाद की फ़िज़ा कैसी है? क्या आज भी वैसे ही जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी बीफ्ड अप है? इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पे? देखिए, कचहरी में जब भी कोई हाई प्रोफाइल पेश तो उसमें डेफिनेटली सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाता है। उसी तरीके से, क्योंकि आज भी हाई प्रोफाइल ही मामला है, तमाम जो एक तहरीक इंसाफ की क़ियादत है, ख़ासकर जो सारे, क्योंकि MNAs अरकान असम्बली हैं और वकला भी हैं, वो इस वजह से थोड़ा सा वकला की जानिब से भी रिएक्शन का खदशा है पुलिस को, इसलिए भी पुलिस जो कचहरी के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा तैनात की गई है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको अपडेट वकला के हवाले से भी बताऊँ कि वकला की इस्लामाबाद में 3 तंजीमें हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल है, उसके नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, फिर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार है जो कचहरी के अंदर ज़िली बार होती है।
इन तीनों का मुश्तरका इजलास 10:30 बजे बुलाया गया है। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर हैं रियासत अली आज़ाद, उनका ये कहना है कि क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने कल रात को वकला को गिरफ्तार किया है, बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, शेर अफजल मरवत भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कई वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनको गिरफ्तार किया गया। और वकला की जो तंजीमें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि वकील चाहे जिस भी सियासी जमात से हो, हम अपने वकील भाइयों के साथ खड़े होंगे। 10:30 बजे उन्होंने एक हंगामी इजलास भी तीनों वो जो बॉडीज़ हैं उनका मुश्तरका बुला लिया है और एहतजाज का भी इंदिया दिया है इस्लामाबाद में वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो वो मामला भी इस्लामाबाद पुलिस की और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी नज़र में हैं। उस हवाले से ही ये FC की जो दस्ते हैं उनको भी कचहरी के अंदर तैनात किया गया है और बाहर भी जो नाके जो है ना लगे हुए हैं कचहरी आने वाले रास्तों पर, ताकि कोई गैर मुतल्लका अफराद या कोई कारकुनान ऐसे ना आ सकें जिसकी वजह से जो कार्रवाई है अदालती वो मुतासिर हो। और जो कमरा अदालत है उसके अंदर भी लोगों को सिर्फ जो मुतल्लका अफराद हैं बताया जा रहा है कि उन्हीं को सिर्फ जाने की इजाज़त दी जाएगी, वकला जा सकेंगे या सहाफ़ी जा सकेंगे। उसके अलावा जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ इस किस्म के किए गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। ठीक है जुल्फ़रनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे और आज क्योंकि बड़ा हैवी डे है पॉलिटिकली भी इस्लामाबाद में, तो आपसे पूरा दिन तो हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर ज़रा ज़ाहिर साहब के पास चलते हैं। अच्छा ज़ाहिर साहब, जब हमने लास्ट आपने आंसर अपना कंक्लूड किया था और वो यही था कि जी ये जो पॉलिटिकल जो गिमिक चल रही है, प्रोवाइडेड द कंडीशन ऑफ द कंट्री, क्या ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोनों जानिब से? क्योंकि कल हमने देखा कि मतलब कि तनकीद इस पर होती रही कि जी वो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही, लेकिन दूसरी जानिब से भी जो मुल्क के माशे मामलात हैं, जो भी फ्रेजाइल सिचुएशन है, क्या इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इतनी सियासी शोला बयानी का और उसके बाद कितने जो क्रैकडाउन हो रहा है इस सब का? देखिए फैसल, मुल्क के हालात तो आप देखें, अगर दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। आपका जो IMF का $7 बिलियन का जो बेल आउट है वो अभी तक डिसाइड नहीं है। जो अभी कैलेंडर जारी हुआ है 13 से 17 तारीख तक, उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है। हुकूमत अभी इस मामले के ऊपर क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल इदारे भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक कर रहे हैं। हालांकि उनकी टेक्निकल कमेटी जो है वो विजिट कर चुकी है, उसके बाद लोन जो पाकिस्तान को मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखें जो जिस तरीके से वो डिलेइंग टैक्टिक की जा रही है, वो मेरे ख्याल में मजीद पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए ज़रा सा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। दूसरी तरफ शायद हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की यही बार बार कह रही है कि उन्हें इस हुकूमत के अंदर फंसाया गया, वो तो विलिंग भी नहीं थे। और PMLN के जो नवाज लीग के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उनका भी यही ख्याल है कि शायद ये हुकूमत उनके ऊपर इम्पोज की गई। अपोजिशन जमातें भी कहती हैं कि जी हुकूमत इंस्टॉल की गई। अब ओवरऑल हुकूमत को चैलेंजेस अपनी जगह पे, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हुकूमत में नहीं है, तो ये चैलेंजेस अपनी जगह पे है। और जिस तरीके से अपोजिशन हॉस्टाइल हो रही है तमाम जमातों को मिला के, मौलाना फजल रहमान साहब JUIF के जो है उनके अपने जो है वो एक पॉलिटिकल स्टांस है, तो हुकूमत के लिए मसाइल सियासी फ्रंट पे भी बहुत है। इंटरनेशनल फ्रंट पे जाहिर बात है पैसों का मामला है, जब तक पैसे नहीं आते उस वक्त तक पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है वो चलेगा नहीं। और हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में यही है। अब देखें ये तकरीबन 24वां हम IMF के पास बेल आउट के लिए जा रहे हैं और 75 सालों के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें इस वक्त 74.3% आपका GDP जो है वो आपका कर्ज के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो बड़ा अहम इशू है इस वक्त हम जो बार बार बात करते हैं, दोनों अपोजिशन और जो हुकूमत है उनके आपस के सियासी झगड़े अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क के अंदर लाइन ऑर्डर का इशू बड़ा ख़राब है। बलूचिस्तान को देख लें आप, जो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई कबायली बेल्ट है उसके अंदर देख लें। कल आपने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान की सरहद पर कुर्म जलाची के मकाम पर अक्रॉस द बॉर्डर अटैक हुआ, जिसमें मुखालिफ जो तालिबान फौज के 8 बंदे मारे गए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। तो ये तमाम चैलेंजेस भी हैं। दूसरा जो हम देख सकते हैं कि जब तक आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकते। और इस वक्त अगर आप देखें हम अपने इदारों को इवन प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें बायर नहीं मिल रहे। देखिए ये चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, हम इसके ऊपर आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान की हुकूमत को इस तमाम चीज़ के बारे में सोचना होगा। इस वक्त अगर आप देखें तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को लाइन ऑर्डर के मामला से बिल्कुल
मुबर्रा किया हुआ है वो प्रोविंशियल केपी की हुकूमत पे डाल रही है कि शायद लाइन ऑर्डर वो मेंटेन नहीं कर सकी। हालांकि डिफेंस जो है वो मुल्क की सरहदों का भी और ओवरऑल जो कबायली इलाके हैं, जो बॉर्डर के साथ इलाके हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, सॉरी टू कट यू ऑफ है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि बैक टू बैक जो है वो गिरफ्तारियां जो है मंजर आम पे आ रही हैं। अभी शेर मुरव्वत साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद कोई और, लेकिन ये जो गंडापुर साहब है ये गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। ये थोड़ा सा आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा आप इसको क्लियरफाई करेंगे प्लीज़? देखिए, मेरे ख्याल में बाय वर्च्यू ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस ये अब कोई म्यूटनी का केस तो था नहीं, सियासी जलसा था जिसके लिए बाकायदा इजाज़त दी गई 4 से 7 बजे तक। और अगर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब इस प्रोविजन के अंदर के जनाब टाइम, अगर जो टाइम लिमिट ख़त्म हुई उसके बाद किसी किस्म की गैदरिंग जो है वो इलीगल होगी और आपने टाइम को क्रॉस किया, इसके ऊपर आप बेशक छोटी लीडरशिप के ऊपर तो हाथ डाल सकते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिजिग्नेशन, मेरे ख्याल में शायद ये चीज़ बनती नहीं है। और दूसरा, कोई ऐसी वायलेंट किस्म का प्रोटेस्ट नहीं था। तमाम लोगों ने देखा कि 3-4-5 घंटे तक अगर लोग तकरीर सुन रहे, बिल्कुल आप बयानबाजी करेंगे, आप बात करेंगे, लोगों अपने मुखालफिन को टारगेट करेंगे, और इस जलसे की बाकायदा अगर इजाज़त दी गई थी तो मेरे ख्याल में कोई प्रोविजन नहीं थी। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उसके बाद जो उनकी एक पुरस्कार गुमशुदगी के बारे में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जिस तरीके से मीडिया पे हाइप क्रिएट किया, वो एक देखें ओवरऑल मेरे ख्याल में बड़ी अजीब सी चीज़ थी। और उसमें शायद तहरीक इंसाफ अपनी टैक्टिक में कामयाब भी रहा है, क्योंकि दिन भर अगर जलसा नेशनल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टेलीकास्ट नहीं हुआ, या पॉलिसी वाइज हम देख सकते हैं कि शायद हमारे इदारों की पॉलिसी थी पेमरा की कि जी जलसा जो है दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा, पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा टैक्टफुली प्ले किया है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। और आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब बाकायदा 7-8 घंटे मीटिंग के बाद सुबह और अच्छा, यही आपने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की हम बात कर रहे हैं, जुल्करनैन आप बताइए कि कल उनके बारे में जो है वो चीज़ें चलती रही कि पता नहीं हो गए गिरफ्तार या नहीं हो गए, 6-7 घंटे वो पूछ रहे हैं, क्या कुछ उनके हवाले से होता रहा, किनकी वहाँ उनसे मुलाकातें होती रही? इफ़ यू हैव एनी क्लू तो बताइए। देखिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे अभी बात भी हो रही थी, तो आम लीडरशिप की निस्बत एक जो वज़ीर आला है पूरे सूबे का, उसकी गिरफ्तारी वो भी एक ऐसे केस में जिसमें सिर्फ ये हो कि जी जलसा आपने मुकर्रर वक्त पर ख़त्म नहीं किया था। अभी तक तो इतलात यही सामने नहीं, क्योंकि FIR की वो भी दफ़ात एग्जैक्ट सामने नहीं आई कि उनके ऊपर बंदा एग्जैक्ट बता सके कि इसमें ये संगीन नौयत की चीज़ है या ये नहीं है। जो बज़ाहिर सामने आ रही हैं चीज़ें वो यही हैं कि NOC की खिलाफ वर्जी थी। ये इतना संगीन मामला नहीं है कि इस पर एक सूबे की वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ, अगर उनके खिलाफ मुकदमा हेट स्पीच का दर्ज हो कि उन्होंने कोई नफरत अंगेज़ तकरीर की है या कोई FIA में ऐसी कंप्लेन गई हो, तब मामला इस किस्म के हो सकते हैं कि उनको इंक्वायरियों में तलब किया जाए और अगली स्टेज पे अगर वो ताउन ना करे तो गिरफ्तारी के लिए मामला जा सकता है। तो सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ महज इतने से केस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि गिरफ्तार करना कोई मुनासिब बात होती है, और यही फैसला मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने भी ये सोच कर किया है कि मुनासिब नहीं होगा कि वज़ीर आला को गिरफ्तार किया जाए। और वो थे भी KPK हाउस के अंदर, और जो KPK हाउस है उसके अंदर जो इंतज़ाम है उसका वो इस्लामाबाद पुलिस के दायरे अख्तियार में नहीं है, वो KPK पुलिस में है। इसी तरीके से जो पंजाब हाउस है वो पंजाब पुलिस के ज़रिए इंतज़ाम इलाका है, उसमें इस्लामाबाद पुलिस वहाँ भी कुछ नहीं कर सकती। तमाम जो हाउसेज़ हैं, KPK हाउस है, पंजाब हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, वो मुतलका सूबे की पुलिस के अंडर होते हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सारी मुतलका सूबे की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसके अंदर जाने के लिए पुलिस को परमिशन दरकार थी, होम डिपार्टमेंट KPK की, और परमिशन लेना यही कुछ वो जो अली अमीन गंडापुर साहब तो बच के निकल गया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे और ज़ाहिद शाह शिराज़ी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दुनिया बोल है को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर दुनिया बोल है में आपको कहते हैं खुशामदीद और आदाब के साथ। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, और क्या सितम है हम दोनों मर जाएंगे। आए हाय, ये सुबह सुबह क्या मरने मराने की बातें लेकर बैठ गए। मैं नहीं मरने मराने की बात कर रहा, देखिए मौके के मुनासबत से कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा? तो आज जो है ना, हाँ, तो आज कोई वर्ल्ड पोइट्री डे नहीं है, लेकिन आज जो है वो
इंसदाद खुदकुशी का आलमी दिन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, लेकिन अब इस पे कुछ पाकिस्तान में कुछ स्टैगरिंग फैक्ट्स हैं और वो ये है कि अगर 183 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का वैसे तो नंबर 169वां है और पाकिस्तान में 1 लाख हर 1 लाख अफराद में से 2.9 जो अफराद हैं वो खुशी करते हैं। दैट्स द परसेंट बेसिकली, ऐसा नहीं हो सकता कि 2.9 अफराद खुशी कर रहे हो। इसमें से 2.7% जो तादाद है मर्दों की, 3% खातीन की हैं जो कि खुदकुशी करती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट जो है वो किसी बड़े शहर में नहीं है बल्कि वो चित्राल में है। इस पर भी कभी हम बात करेंगे कि क्यों है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, लेकिन आज हमने इस पे बात करने के लिए मदद किया है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब को। बिल्कुल, कासिम अली शाह साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सोनिया, वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र। सर आज जो है वो एक ऐसा दिन मनाया जा रहा है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। हम आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि ख़ुदकुशी हराम फ़ाल है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन क्या माशरे में इस किस्म के रुझान का तेज़ी से परवान चढ़ना मज़हब से दूरी और अखलाकियात की कमी है? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो खुदकुशी है उसको हम मज़हब से दूरी और मज़हब से कुर्बत सिर्फ इससे नहीं जोड़ सकते। आज दुनिया में सारी रिसर्च अवेलेबल है और ये बताती हैं कि जो खुदकुशी है वो दरअसल एक बड़े बुनियादी लेवल पे कहूँ तो एक ज़हनी आर्ज़े की शक्ल से शुरू हो जाती है। इसकी बुनियाद में कहीं एक डिप्रेशन पड़ा होता है, इसकी बुनियाद में कहीं कुछ पास्ट की कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हमने मीनिंग नहीं दिया होता। जिस तरह से लाख में से कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है और इस टेंडेंसी के ज़्यादा होने की वजह बाज़ औक़ात जेनेटिक्स भी होती है। इसकी वजह बाज़ औक़ात कोई जिस्मानी आर्ज़ा होता है, कोई बीमारी होती है जो इलाज की तरफ नहीं जाती और बेबसी की हालत में इंसान रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है आज एक ही दिन मरा जाए ये सोचने लग पड़ता है। अब हकीकत ये है कि हमारे माशरे में क्योंकि ज़हनी सेहत के बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है, लोग नहीं जानते कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है और ज़हनी सेहत की ख़राबी की एक बदतरीन हालत ये है कि इंसान को मुस्तक़बिल में कुछ दिख ना रहा हो। आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए उम्मीद चाहिए और उम्मीद का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल के साथ है और मुस्तक़बिल के साथ अगर है तो मुस्तक़बिल का मतलब है कि कोई ख्वाब है, कोई आने वाला वक्त है जिससे खैर की कोई उम्मीद है। हर वो शख्स जो सुसाइड का सोचने लग पड़ता है और बार बार खुदकुशी का सोचने लग पड़ता है, दरअसल वो ब्रेन केमिकल्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारे वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। ऐसे शख्स को मदद की ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के दिन पे ये अवेयरनेस कैंपेन ज़रूर देनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी में ये रुझान पाया जाता है तो किस तरह से उसे बचाया जा सकता है। मैं आपके साथ सबसे पहले एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो सुसाइड अटैम्प्ट है, खुदकुशी की कोशिश है, वो औरतें ज़्यादा करती हैं, मर्द कम करते हैं। लेकिन कामयाब मर्द की अटैम्प्ट होती है और कामयाबी की रेशो औरतों में कम है। आपको गाहे बगाहे अखबारात में, ख़बरों में, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मिलेगा कि किसी ने, फीमेल ने अटैम्प्ट किया है लेकिन वो अधूरी अटैम्प्ट थी। लाइक फंदा लिया है तो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, गोलियाँ खाई हैं तो ज़्यादा नहीं खाई, अगर नव कोई काटी है तो वो इस तरह से नहीं काटी के मरती, और कहीं ना कहीं वो एक थ्रेट था इर्द गिर्द के लोगों के लिए कि मुझे बचाया जाए या मेरी बात को माना जाए या मुझे इस जहनी हालत से निकाला जाए। मर्द हमेशा, रिसर्च ये कहती है कि वो प्लान्ड एक स्ट्रैटेजी के साथ सुसाइड करता है और वो कामयाब हो जाती है। दूसरी बात बड़ी अजीब है, इन सब में जो कॉमन ट्रेंड देखा गया है, जो एक बड़ी तादाद दुनिया में सुसाइड करने वालों की, एक ख़ास उम्र है जिसमें ये रुझान बहुत ज़्यादा होता है और ये उम्र 18 से 30 साल की उम्र है। इसमें ये रुझान बहुत ज़्यादा होता है। वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में हमें पिछले कुछ सालों में सिविल सर्वेंट्स की भी और प्रोफेशनल्स की भी और बड़े बड़े काबिल लोगों की, कहीं दुनिया में भी, दूसरे ममालिक में भी मशहूर लोगों की भी खुदकुशी की खबर वाक़या मिलता है। वहाँ पर भी ये रिसर्च बताती है कि ख़ास तरह के जहनी पैटर्न हैं, पैराडाइम्स हैं जो बड़े कॉमन मिलते हैं इन सब लोगों में, जिसकी वजह से ये खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। कासिम साहब,
जब भी इस तरह की चीज़ होती है, यू योरसेल्फ आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो बड़ी ज़रूरत होती है कि आप काउंसलिंग करें लोगों की, उनको समझाएं बिठाएं, लेकिन कभी कभी कितना ज़रूरी होता है रादर देन बीइंग अ गुड स्पीकर टू बी अ गुड लिसनर, आप किसी की सुने, ख़ास तौर पे घरों में अपने लोगों की, क्योंकि शर्मा हुजूरी में बहुत सारे लोग खुद तो बात करते नहीं हैं, लेकिन घर में या दोस्त यार आपके अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि पैटर्न्स में तब्दीली होती जा रही है। कितना ज़रूरी हो गया आज के माशरे में बोलने से ज़्यादा किसी की सुन लेना। ये बड़ी अहम बात आपने की है। देखिए, हमारे बाबा जी इशफाक अहमद साहब कहा करते थे, हर पाकिस्तानी को एक कंधे की ज़रूरत है जिस पे वो सर रख के रोए और दोबारा से ज़िंदगी का जज्बा लेके वो आगे निकल जाए। आज का चैलेंज ही है कि हमारे पास रिश्ते हैं, सब कुछ है, मटेरियल ग्रोथ बड़ी दुनिया के पास, जो मादी तरक्की है बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कहने के लिए, सुनाने के लिए और जब हम कोई बात करना चाहते हैं हमारे पास कोई होता नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो चैलेंज आने वाले दिनों में, जो सोशल चैलेंज है पूरी दुनिया को, उसमें तन्हाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक तरफ सोशल मीडिया मौजूद है जिसमें आप हज़ारों लाखों फ्रेंड्स बना सकते हैं और करोड़ों फैंस भी आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ का चैलेंज ये है कि इतनी बड़ी एक नेटवर्किंग के बावजूद लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वो तन्हाई का शिकार क्यों होते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अमूमी तौर पर रिश्तों की वो कीमत जो उन्हें बनाने और लेकर चलने के लिए अदा करना पड़ती है, लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। मसलन रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, रिश्तों को निभाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, रिश्तों को निभाने के लिए कुछ अपनी मनवानी पड़ती है और कुछ अगले की माननी पड़ती है, रिश्तों को निभाने के लिए एक प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है। लोग इससे अवॉइड करते हैं, इससे बच जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हा हो जाते हैं। और बड़ी बड़ी दुनिया, एक बड़ा शानदार जुमला किसी किताब में ये लिखा हुआ था कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसे होते हैं, यानी रिश्ते नहीं होते और अपने नहीं होते, और आखिरकार वो तन्हाई की तरफ चल जाते हैं। सो कोई शक नहीं है कि काउंसलिंग की फील्ड और कोचिंग की फील्ड के अंदर, और जो जितने थेरेपिस्ट हैं दुनिया के, वो ये मानते हैं कि सुनना, लिसनिंग एक कमाल की सलाहियत है। आप अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों को सुने, उनके दुख सुख को सुने, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बड़े दुख और बड़े गम ऐसे होते हैं। सर, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो वक्त है वो ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे दुनिया बोल है में, और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, मां सिवाय उनके कि जो कोरंगी, डिफेंस और मुलका इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे होंगे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि अभी तक यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ट्रैफिक जाम है। और आज जब इब्तिदा हुआ शो का तो तन्हे तन्हा हमारी आयरन लेडी ने शो का इसलिए अभी आगाज़ किया था क्योंकि मैं भी कहीं पे फंसा हुआ था, मैं किसी मामले में नहीं फंसा हुआ था, मैं ट्रैफिक के मामले में फंसा हुआ था। खैर, दुआ हम ये करते हैं कि अल्लाह मियाँ वो ट्रैफिक जल्दी से जो है वो क्लियर हो। सियासी मामला कहाँ फंसे? सियासी मामला भी फंसे में बहुत सारे। देखें, हमने एक तो बात की कि गिरफ्तारियों का मामला जो था वो तो है ही है, जो रात हुआ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में चल रही है, देन ये जो अदलिया से मामला आ रहे हैं, मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का, और नंबर गेम्स क्या होने जा रहे हैं, तो इस सब पे ज़रा हम बात कर ले। और हाँ, ये जो नाराज़गियाँ हैं, मनाने रूठने का सिलसिला, ये सियासी नाराज़गियाँ, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सुनिए, हमारे साथ सुबह सुबह मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा सादिया जावेद साहिबा। प्लीज जावेद साहिबा जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, वेलकम टू द शो। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर गिरफ्तारियों का जो मौसम है वो दिखाई दे रहा है। साथ कौमी असम्बली का सेशन भी जारी है। ऐवान सदर में जरदारी साहब भी मौजूद हैं। मैडम, हमने माजी में देखा है कि जरदारी साहब सियासी कारकुनों को कैद करने के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन अब आपकी हुकूमत में पार्लियामेंट के जो बाहर हैं वो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आपने बात की कि प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो सियासी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ रहे हैं, जी बिल्कुल, हम सियासी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पीटीआई की साथ जो कल जलसा हुआ उसमें इंतज़ामिया का एक मुआहदा हुआ था, और ये गिरफ्तारियां उसी सिलसिले की कड़ी हैं। और जो वहाँ हरकत हुई, जो ज़बान इस्तेमाल हुई, तो जाहिर सी बात है स्टेट
एक्शन लेती है किसी भी ऐसी कार्रवाई का जो कल पीटीआई ने की। और पीटीआई का माजी भी कोई इतना अच्छा नहीं है। उन्होंने जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट के नाम पे वो किया है उसमें उन्होंने हंगामा आराई की है। इसी वजह से वो कानून बनाना पड़ा कि तमाम सियासी जमातों पे पाबंदी लगी कि इस्लामाबाद में जो है वो दाखिले बंद किए गए, इस्लामाबाद में जलसे जुलूस में मुकम्मल पाबंदी लगाई। तो मुझे लगता है कि पीटीआई के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो लीगल एक्शन हो रहा है, जो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ मुआहदा किया था। सादिया साहिबा, वो तो सब ठीक है, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आपको लगता है कि ये जो पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तारियां ये सही रिवायत है, और क्या एतमाद में लिया गया था इस हवाले से? देखिए, पार्लियामेंट के गेट से और पार्लियामेंट लॉजेस से आपको याद होगा दरवाजे तोड़कर एमएनए और एमपीएस को गिरफ्तार किया गया था। ये अमल हमने उस वक्त भी कंडेम किया था और आज भी मतलब ये मुनासिब बात नहीं है कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस ने जो मुआहदा हुआ था उसके खिलाफ वर्जी पे एक्शन लिया है, तो पुलिस ये काम कर रही है। लेकिन पीटीआई अपने दौर में ये सब कुछ करती रही है, तो बास टाइम मकाफाते अमल भी सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। वैसे एक इतला के मुताबिक हुकूमत ऐवान के अंदर अदालती इस्लाहात से मुतालिक आइनी तरमीम का इरादा रखती है, लेकिन वो अब तक पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम है। ऐसे कौन से शराइत हैं जो आप हुकूमत से मनवा रही हैं इस तरमीम में साथ देने के लिए? नहीं, देखिए, ऐवान का काम है, कौमी असम्बली और सेनेट का ये काम है आइनी तरामीम जो हैं वो करना उनका हक है। ये उनको पाकिस्तान की अवाम ने दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो वन पेज पे हैं, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि आइनी इस्लाहात का जो भी बिल है जो अभी अंडर डिस्कशन है वो असेंबली में पेश किया जाएगा। और ये बात आपकी सादिया साहिबा, ये बात इसको ऐसे में अगर सवाल के तौर पे पेश करूं, आप कह रही हैं कि ये हक है, लेकिन जब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा खुद ये कह चुके हैं कि वो तौसीह नहीं लेना चाहते, इसके बाद भी क्यों हुकूमत ऐवान के अंदर अदालती इस्लाहात से जो मुतालिक आइनी तरमीम है उसका इरादा रखती है? क्या इस तरमीम में आखिर? मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि जस्टिस काजी फायद ईसा, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि ये टाइमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट, हर काम की टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। अब जाहिर सी बात है, अब ये तो तय हो गया ना कि जस्टिस फायद ईसा कंटिन्यू नहीं करेंगे, वरना तो शोर यही था कि चीफ जस्टिस फायद ईसा को कंटिन्यू कराने के लिए आइनी तरामीम लाई जा रही है। देखिए, आइनी तरामीम वक्त की ज़रूरत होती है, वक्त के साथ तरामीम की जाती हैं। जुडिशल रिफॉर्म के लिए बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी। आपको याद है 18वीं तरमीम के वक्त भी जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की थी जिसमें कहा गया था कि आइनी तरमीम की जाए, लेकिन उस वक्त की नून लीग ने उस बात को नहीं माना था। तो पाकिस्तान की जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जजेस की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। तो अगर वो किया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जस्टिस फायद ईसा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बिल्कुल। वैसे क्या आप समझती हैं कि मौजूदा वक्त और हालात में चीफ जस्टिस को तौसीह ले लेनी चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल ये है कि एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस की बात नहीं है, किसी भी इदारे में एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए।
मुल्की हालात होते हैं या जैसे कहते हैं कि जी फौज में, तो देखें वो अगर पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को एक्सटेंशन दी गई थी तो उस वक्त मुल्क हालत जंग में था, वॉर ऑन टेररिज्म जारी थी। वो एक वजह थी, एक मजबूरी थी जिसके तहत उनको कंटिन्यू कराया गया। तो अगर मुझसे ज़ाती राय कोई मांगे तो मैं ये समझती हूँ कि एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। जब ओहदे का वक्त ख़त्म हो जाए तो बाइज़्ज़त उन शख्सियात को घर जाना चाहिए। अच्छा साथी साहब, कल सुबह बिलावल ने भी अहम कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद बुलाया था, क्या हुआ था उस मीटिंग में? देखिए, मेरी अभी तक किसी से इस्लामाबाद जो लोग वहाँ इनवाइटेड थे वो उनसे रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि सारे मीडिया पे सारी जगह हर चीज़ अंडर डिस्कशन है और वो ये बात चल रही है कि अदालती इस्लाहात, तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी का जो लॉयर विंग है जिसमें बड़े बड़े वकील फारूक एच नायक और कॉन्स्टिट्यूशनल वकील रज़ा रब्बानी टाइप लोग मौजूद हैं, तो उनसे चेयरमैन साहब ज़रूर डिस्कस करेंगे कौन के क्या कुछ हो सकता है और क्या बेहतरी लाई जा सकती है अदालती निज़ाम में, क्योंकि हम हमेशा से जुडिशल रिफॉर्म्स के हक में रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बारे में हमेशा आवाज़ उठाई है। तो वो देखें डिस्कशन करके चीज़ों पे, तो ये तो कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहब हमारे साथ अब मौजूद थी और सुबह सुबह पॉलिटिकल वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन होगा क्या, अब मामलात किस करवट बैठेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें वक्त क्या बता रहा है? अभी इस वक्त बता रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया है। सो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुश आमदेद। और भाई मामला ये है कि वफाकी शरीयत कोर्ट में दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त की शर्त ख़त्म करने से मुतालिक दरख्वास्त डाली गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक नई बहस छिड़ी हुई है। अब सोशल मीडिया और उसकी बहस के क्या ही कहने, और वो बहस ये है कि एक पैरोडी सर्वे है और वो बहुत वायरल है। नाउ द सर्वे सेज कि पाकिस्तान में 2 करोड़ मर्द दूसरी शादी के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, वैसे ही मजाकन शेयर किया जा रहा है, मजाकन शेयर किया, लेकिन इस हवाले से शायर ने कहा भी है कुछ ना, शायर की होगी दूसरी शादी की ख्वाहिश, यकीनन हो सकता है। शायर की इतनी इतना होती नहीं है कि वो दूसरी कर सके। शायर यही कहता है कि शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। अब ये टॉपिक है बड़ा दिलचस्प और ऑल दो के ये है तो एक पैरोडी, बट इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। मैच मेकिंग एक्सपर्ट मिसेस खान आज हमारे साथ मौजूद है। सोनिया, वेलकम टू द शो। मिसेस खान, आप ज़रा इस बात पे रोशनी डालिए कि ये दूसरी शादी का शौक ये है क्या शौक, और हर मर्द को है, वो भी इस गुर्बत में जिन्होंने की है, जिन्होंने नहीं की उनको भी है, और जिन्होंने कर ली है उनको भी है। ये बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये चीज़ ऐसी है कि मर्दों को तो हर औरत ही अच्छी लगती है। एक बात बताऊं, और ज़रा खूबसूरत औरत जरा देखेंगे तो उनमें उनके दिलों में और होगा, यार इतनी हसीन औरत है, काश मेरी भी ऐसी बीवी होती। वो कंटेंटमेंट नहीं होती, चाहे कितनी हसीन बैठी होगी वो घर की मुर्गी दाल बराबर। अब आप ये देखें कि उनको उससे उनका या तो दिल भर जाता है या मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, वो फिर बीवी को एज अ बीवी ट्रीट नहीं करते। उनको ये लगता है अब ये घर की एक खातून है, बस चल रही है, फिर रही, खाना पका रही है, बच्चों को देख रही, सारा काम कर रही है, दैट्स इट। But for fun's sake, I would say, that is not a need, that is for fun's sake, for enjoyment. They want to have another wife, they want to have another girlfriend. अफेयर भी ज़रूर चल रहा होगा चुप के, बीवी को नहीं पता होगा। जिस दिन बीवी को पता है तो डंडे भी पड़ रहे होते हैं, खूब लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, लेकिन यह एक उमंग होती है, एक उनको बड़ा शौक़ होता है। लेकिन ये बात सही है, उन हजरात के लिए मैं ज़रूर कहूँगी जो कि इतनी हैसियत रखते हैं और जो कि ज़रा पॉजिटिव हैं और दोनों में एक इक्वालिटी रख सकते हैं, उनको ज़रूर हक है। क्योंकि हमारी औरत की पॉपुलेशन इज़ नाउ 53 to 54%, उसमें से भी लड़के आदमी आधे बाहर हैं। अब आप सोचें कि औरत की पॉपुलेशन हमारे मुल्क में क्या होगी,
तो मैं तो कहती हूँ जो आदमियों की हैसियत है उनको अलग घर बना दें, उनको अलग रख लें। दूसरी बीवी तो है ही है, उसको टाइम दे, उसको खर्चा दे, उससे शादी कर लें। तो ये इस्लाम में भी जायज़ है। बजाय इसके फ्लर्ट करें, बजाय इससे उसके साथ टाइम पास करें, उसको हर्ट करें, उसका दिल तोड़ें, उसको कहें हाँ मैं शादी करूँगा, टाइम आएगा तो करूँगा। क्या कहते हैं, टाइम आएगा तो करूँगा। अभी ज़रा टाइम नहीं है, मेरी बहन की शादी होनी है, मेरा ये है फला, झूठ बोल के उसका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट करें मैम तो वो कमिटमेंट पूरी करें। मैम मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि जो साहिब इस्तात हैं वो भी रख सकते हैं, तो ये ऐसे तो हर बंदा दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा जी मैं भी तो साहिब इस्तात हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। नहीं। और हमारे यहाँ मैम आई एम सॉरी अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में और बहुत सारे हमारे रूल्स बताए गए हैं, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए गए हैं, लेकिन हमें वो नहीं पता होता। हमें सबसे पहले ये पता होता है 4 शादियों की इजाज़त है। ये सबसे पहले हर मर्द को पता होता है, चाहे वो नमाज़ें पढ़ते हो ना पढ़ते हों, वो हक अदा करते हो ना करते हों, लेकिन 4 शादियाँ सबको पता हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मर्द जो है ना उसकी फितरत में थोड़ी शोखी है। मर्द जो है वो ज़्यादा, मैं कहती हूँ ब्यूटी की तरफ और ज़्यादा औरत की तरफ उसका रुझान होता है। देखें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको अट्रैक्ट करती है। औरत तो ज़रूर ही सबको अट्रैक्ट करती है, मर्दों को। तो वो चाहता है मेरी ज़रूर एक खूबसूरत बीवी है, तो एक और हो जाए तो क्या हर्ज है। तो वो इसी में ही लगा रहता है कि कहीं से मुझे लिफ्ट मिल जाए या कहीं से मैं किसी तरह दूसरी शादी कर लूं। लेकिन खुदारा पहले अपने घर को देखें, बच्चों को देखें, बीवी को देखें, फिर इस तरफ सोचें। मेरा ख्याल अब हम लोग इतनी टाइट सिचुएशन में हैं, इतनी टाइट सिचुएशन में हैं कि ये सोचना मर्दों के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया। अब कईयों के दिमागों में ये आता नहीं, वो रोज़ाना का उनके ऊपर इतना बर्डन है कि बच्चों की फ़ीस देनी, बस की फ़ीस देनी, ट्यूशन फ़ीस देनी, बच्चों के अखराजात हैं। उसने वो पेंसिल ले ली, वो पेंसिल बॉक्स उसने वैसा ले लिया, वो मोबाइल उसने ऐसा ले लिया। इतने अखराजात बच्चों के हैं और हमने बढ़ा दिए हैं कि अब मर्द जो होता है वो कान पकड़ता है कि मैंने पहली शादी भी क्यों की। अरे भाई, ये बीवी के झगड़े, ये बीवी के नखरे और उसके जोड़े और उसका फैशन और उसका मेकअप और उसकी जो यहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, पार्टी में जाना, उधर चलो किसी मिलाद में भी जाना हो तब भी आपको नए कपड़े, नया जोड़ा, नई चीज़ें, नया मैचिंग शू, मैचिंग लिपस्टिक एक्सेट्रा। वैसे जी तो अब नहीं दूसरी शादी का, दूसरी शादी नहीं तो फिर इधर लेफ्ट राइट तो होने का चांस होता ही है। लेफ्ट राइट तो होते ही रहते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, आई विल कट यू बोथ लेडीज नाउ, क्योंकि देखें वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, बट लेट मी शेयर माय 2 सेंट्स एज वेल। मिसेस खान, यकीनन ऐसे बहुत सारे मर्दों की तादाद है जो इस तरह की करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट एंड ऑल, लेकिन फिर कुछ इस तरह के भी होते हैं जो हम दूसरी शादी या तीसरी शादी के पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। देखिए, हमारा रोल मॉडल बीइंग मुसलमान तो आक़ा दो जहाँ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने जो अपनी पहली शादी की थी, उन्होंने ये हम पे ये बता दिया कि आपके लिए पैरामीटर्स क्या हैं अपनी एज से बढ़ के। आज जब हम जाते हैं, यू हैव बीन इन द बिजनेस सो यू नो कि हमें क्या क्राइटेरिया बताया जाता है, और अगर गलती से कोई लड़का सोसाइटीज़ की इन बाउंड्रीज़ को तोड़ने की भी कोशिश करता है कि वो अपनी उम्र से बड़ी खातून से जाके कर ले शादी, तो उसको उसके अपने घर से उसका मजाक बनाया, तो उसका अपने घर से। सिमिलरली डिवोर्सी से शादी करना कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन अगर जितने लोग देख रहे हैं, हाँ अच्छा, और जो हमारी वालदाएँ, जो बहनें जो घर में हैं, वो ड्रामे में बैठ के तो बड़ा वो करती हैं कि वाह क्या ज़बरदस्त है, बट जब उनका अपना बच्चा ये काम करने की कोशिश करता है तो सबसे ज्यादा पहले जो है वो रिजेक्ट कर रही होती हैं। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। इट्स नॉट जस्ट द मर्द दैट इज द। तो मैं चाहूंगा इस पे आप जरूर थोड़ी रोशनी डालें कि भाई असल तो मकसद ये है शादी का, रादर देन गोइंग फॉर द ब्यूटी एंड ऑल। और जो उन्होंने पहली शादी की थी वो भी उन्होंने मेरे ख्याल से उनकी शादी 25-30 साल तक चली थी। जब उनका इंतकाल हो गया था उसके बाद उन्होंने बाकी की शादियां की थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा ही मैंने पढ़ा है इस बारे में। हाँ, इसी तरह था जी। हाँ, अब मैं ये कहूँगी, देखिए अगर तलाक याफ्ता से करें, अगर उसका बच्चा हो जाए
बच्चे वाली माँ से तो मैं कहती हूँ until unless she is not loaded with money, until unless she is not beautiful, extra beautiful, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। आम सी लड़की जिसके कोई बच्चा होगा उससे उसकी शादी नहीं हो सकती until unless उसका कोई अफेयर चल रहा हो या कोई चाह रहा हो उसको, या दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तब तो हो सकती है, वरना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि एक शादी वाली एक औरत जिसके बच्चा एक या दो हो तो उनसे तो कोई करेगा भी नहीं इस महंगाई में। जबकि अपने बच्चे नहीं पल रहे तो किसी और के बच्चे, अगर वो कमा रही है तब भी थोड़ा बहुत चांस है। तो औरत का एम्पावरमेंट जो आप कह रहे हैं, औरत का जो कमाना है वो अब बहुत ज़रूरी और लाजमी हो गया। उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी और लाजमी हो गई। उसको वही हम पढ़ा रहे हैं जो बेटों को पढ़ाते हैं, वही हम एजुकेशन दे रहे हैं जो बेटों को देते हैं। तो वाई नॉट, ये क्या कि हमने पढ़ लिया मिसेस खान अब तो हम घर में बैठे हुए, क्यों? आपके दो हाथ हैं, आपके दो पाँव हैं, आपको काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपको अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए। ये नहीं कहा अल्लाह मियाँ ने कि हाँ बेटे के ऊपर ही जिम्मेदारी है, माँ ने उतना ही पेन देकर तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने बेटे की, आप भी उतने माँ बाप की इतनी खिदमत और करती हैं, बल्कि ज़्यादा करती हैं। आदमी तो बीवियाँ आती हैं तो घर से बाहर निकाल देते, खांस रहा पता नहीं इस बुड्ढे को वो सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वक्त की कमी है और हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो वेरी मच, आप यहाँ आई, अपना वक्त दिया और अपने जो है वो शेयर किया अपने थॉट्स को, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं फैसल ब्रेक की जाने। जी हाँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। अपने इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे मामलात उठाएं, उजागर करें कि जो हम आम दिन में नहीं कर पाते। उसमें से एक बहुत बड़ा मसला है तालीम। अब वैसे तो तालीम एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अब उसके पीछे हकीकत क्या है, सहूलियात कितनी मिल रही हैं। ख़ास तौर पे हम अब अपने सूबे सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पे तालीम और उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन है। ख़ास तौर पे आज हम फोकस करेंगे ज़िला बदीन पे। हालिया बारिशों के बाद 250 से ज़ायद जो स्कूल्स थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए, तो अब उसके लिए क्या किया जा रहा है हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बदीन से MPA बीबी यास्मीन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम यास्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसलिए भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हम सब फंसा के आ रहे हैं ट्रैफिक में, तो उसके लिए डबल शुक्रिया आपका। बट जो सिचुएशन इस वक्त है तालीम की और तालीम एमरजेंसी का नफाज और स्कॉलरशिप्स, ये तो सारी एक तरफ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं। 250 से ज़ायद स्कूल्स हैं, पानी उनमें पड़ा हुआ है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। अगर आप हमसे कुछ शेयर कर सकें इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, बोल चैनल का शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे आपने मदऊ किया और इस वजह से मैं अपनी नुमाइंदगी कर सकती हूँ अपनी पार्टी की और अपने सूबे की। आपने बदीन की बात की है क्योंकि मैं बदीन से ही ताल्लुक़ है मेरा। अब 187 जो हमारे पास स्कूल हैं, जो हमारे पास टोटल 187 स्कूल हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 22,000 बच्चे जो हैं वो तलबा और तालबात एजुकेशन वहाँ पे ले रहे हैं। अब जो माहौलियाती जो मौसमी जो माहौलियात जो हुआ है ओवरऑल, आपको पता है पूरी दुनिया में उसका असर बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान पे भी हुआ है, हमारे सिंध में भी हुआ है। मसला हमारे साथ ये है कि एक तो हम टेल एंड पे हैं, बदीन आपको पता है बिल्कुल आखिर पे है। जब बारिशें पड़ती हैं या सैलाब आता है या पानी नहीं आता, दोनों सूरतों में हमें तकलीफ़ होती है, दोनों सूरतों में हम सफ़र करते हैं, हमारे लोग सफ़र करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में, हर वक्त में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इस वक्त भी आप यकीन करें कि वहाँ पे जो स्कूल हैं हमारे, जो पानी के अंदर आ गए, वहाँ से बच्चों को निकाला गया है, वहाँ पे टेंट जो है वो फराम किए गए हैं, वो उधर वहाँ पे प्रोवाइड करके बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और महीनों के महीने जो है ना, ये माजी में भी ये चीज़ रही है, रिकॉर्ड पर भी है कि वो काम करते रहें और असातिज़ा जो हैं वो तालीम देते रहें बच्चों को कई महीनों तक। डिसरप्शन नहीं हुई, नहीं, जब तक मामूल पे ज़िंदगी नहीं आ गई, बच्चे वहाँ पढ़ते रहें, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई है। अभी भी लास्ट जो अभी आपको पता है जो बारिशें हुई, जो सैलाब आया, उसमें कम से कम 20 लाख जो बच्चे हैं ना, जो हमारे वो एजुकेशन हमारी मुतासिर हुई उसमें, और 20,000 के करीब जो स्कूल हैं वो डैमेज हुए।
और उसके लिए हमारी वफाक से बात भी हुई है, हमारी सिंध हुकूमत ने बात की है वहाँ पे कि भाई ज़ाहिर है हमारे पास इतने वसाइल नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए या उसको वापस उस शक्ल में लाने के लिए हमारी जो है मदद की जाए। उन्होंने वादा भी किया लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो वादा का वादा ही रह गया। अल्लाह करे अब आने वाले वक्त में फिर उन्होंने वादा किया है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह करे कि सिंध के बच्चों को भी वो अपना ही बच्चा समझें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पंजाब जो है जो हमारा एक बड़ा भाई की हैसियत से हम उनको मानते हैं, बड़प्पन का वो उनको मुजाहरा करना चाहिए। और सिंध में जिस तरह की मतलब चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनको एक नज़र अच्छी रखनी चाहिए, बड़प्पन का मुजाहरा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम फिर आपको यकीन दहानी कराइए कि हम आपकी मदद करेंगे, अल्लाह करे करें इंशाअल्लाह। और इसके लिए हम हर फोरम पे बात कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब हर फोरम पे। देखिए हमारी 3 चीज़ें बड़ी उन्होंने अहम सामने जो ज़िंदगी की हमारी अहम है, वो एक आपकी एजुकेशन है, एक पानी है और एक सेहत है। इन तीनों चीज़ों को हम उठा रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी इस चीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के अंदर, और इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट होगा। और मुझे यकीन है कि जो हमारी लोग हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छी रिजल्ट देंगे। एक सवाल है, हम अभी फुटेजेस देख रहे थे जब आप बात कर रही थी कि वो इतना पानी खड़ा हुआ है, मतलब बाज़ाहिर तो ऐसा है कि शायद अंदर एंटर हो ही नहीं जा सकता। तो जो 20 लाख बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है। सो अभी इस वक्त जब स्कूल्स खाली पड़े हैं, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो उनका तालीमी सिलसिले का क्या है? लाइक कोई ऑनलाइन उनकी पढ़ाई हो रही है या ये पानी निकाला जा रहा है? मतलब अभी कुछ तो हुआ होगा, या वो 20 लाख बच्चे अपने फ्यूचर को स्टेक पे लगाए घर पे बैठे? नहीं, 20 लाख बच्चों की मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। 20 लाख बच्चे की लास्ट जो आपके जो फ्लड आया था, जो बारिशें हुई थी, उससे मुतासिर हुए थे बच्चे वो। तो अभी जो और 20,000 स्कूल डैमेज हुए हैं। उसके पर आप ये देखें कि सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हमारी जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने 4000 स्कूल पे काम शुरू कर दिया, वो हो रही है। अब हमारे इतने वसाइल नहीं है, जितनी हमारी पहुँच है, जितने वसाइल हैं, हम तो एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि हम एजुकेशन को जो है ना सबसे पहले हम उसको चीज़ को रखें। अच्छा मैम, वैसे आप सीनियर हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एहतराम के साथ थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए भी करूँगा, जो पंजाब बड़ा भाई और ये NFC अवार्ड का शेयर सबका जाता है, जब सबका शेयर जाता है तो बड़ा तो छोड़ें, वो तो फिर छोड़ दें। और जितना टैक्स अगर ये सूबा देता है, जितना शहर देता है, इस हिसाब से सबसे बड़ा भाई तो इसका होना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम दुनिया जा चुकी है, पता नहीं चांद मरीख से उससे भी आगे, बच्चे डिस्टेंट लर्निंग इतना सब कुछ। आज हमारा सिंध का, इवन फॉर दैट सेक बलूचिस्तान का बच्चा, इवन फॉर दैट पंजाब में रुझान, और ये जो कच्चा का इलाका है, जो चोलिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, दूर दराज के इलाके, दुनिया चांद पे और हमारा बच्चा जो है वो मचान पे। हमारा बच्चा बेचारा जो है वो कहीं सैलाब आ जाए, बारिश हो जाए, तालीम नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि दोबारा से बारिश और फ्लड्स। तो मैम इस पर क्या वक्त नहीं आगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं, सिंस वी कैन फोरकास्ट द फ्लड्स एंड ऑल, राइट? और हमें पता है कि कितनी बारिश है, हम ये भी पता है कि हम फॉल्ट लाइन पे हैं क्लाइमेट की। तो अब इस पे पार्टी जो है वो क्या पॉलिसी बना रही है कि बच्चे इस तरीके से डिस्टर्ब ना हो? इसके लिए मैं आपको अपने बलूचिस्तान की बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, कि वहाँ पे बलूचिस्तान में अभी जो 8 तारीख को ये जो प्रोग्राम हुए हैं, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस किया है वहाँ पे कि वहाँ के जो नौजवान हैं बलूचिस्तान के, जिनको रोज़गार नहीं मिलता यहाँ पे नहीं, उनको बैरून मुल्क भेजने के लिए उन्होंने 30,000 जो नौजवान हैं उनके साथ एक मुआहदा किया है कि भाई उनको हम भेजेंगे बाहर, ताकि उनकी मुलाजमत का या उनके रोज़गार का कोई वहाँ पे बंदोबस्त किया जाए। और बाकी भी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बना रही है। अब जरदारी साहब ने भी अनाउंस किया है 8 तारीख को, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई जो भी बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन हमारी हैं जो पैसे ले रही हैं, जिनको हम दे रहे हैं, उनके लिए वोकेशनल सेंटर, इस तरह की कोई छोटा मोटा हुनर उनको हम सिखा दें कि वो इसके साथ वो अपना काम भी करती रहें, ताकि उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी फैमिली की सपोर्ट करें, अपने पैरों पे खड़ी हों। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत सारे हमारे शुरू हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है सिंध में, स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ भी हमारी हुकूमत है, जहाँ भी हमारे लोग हैं, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। तो हमने काम किया है, ये नहीं कि काम नहीं किया, इम्प्लीमेंट भी हो रही है और आपको नज़र भी आएगा, नज़र भी आ रहा है। आप मौजूद जो बाकी जो हुकूमतें गुजरी हैं या बाकी जो वक्त गुजरा है, उसमें आप बता दें किसने काम किया है, मुझे बताएं। सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे काम किसने किया है, मुझे वो आप बता दें।
वैसे मैम जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं जी, जो फ्लड की सूरत हाल है, तो ये क्या अभी ऐसे ही बाकी है या ये कुछ सही हो चुका, बच्चों का तालीमी सिलसिला फिर से शुरू हुआ है? नहीं नहीं, ये हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनका हो रहा है। देखें पानी एक तो कुदरती एक आफात है, कुदरत की तरफ से एक चीज़ आई है। पानी जब कहीं भी जमा हो जाए, आप घर का ही अपना ले लें, एक मिसाल आपको दे रही हूँ कि हमारे घर में अगर पानी जमा हो जाता है तो हमें निकालने में टाइम लगता है। अब आप गांव देख लें, शहर देख लें, टाउन देख लें, जहाँ पे पानी भर गया है, क्योंकि मुसलसल बारिशें बहुत तेज़ हुई हैं। इस दफ़ा जितनी बारिशें हुई हैं बहुत ठीक ठाक बारिशें हुई हैं, और लास्ट में जो बारिशें हुई थी आपको तो पता है प्रेडिक्शन थी ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से की थी। तो पानी इतना जमा हो गया हमारे पास कि जाहिर है हमें निकालने में करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों के तालीम के सिलसिले का क्या है? कुछ दिन उनका वो हुआ, लेकिन हमारी जो तहसीलें, बाकी तहसीलें जैसे हमारे टंडो बागो है, मातली है, तलहार है, सब हर जगह से हमने पानी वहाँ से निकल चुका है स्कूलों में। मेरा कंसर्न बेसिकली ये है कि बच्चों ने अपना एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है या नहीं? नहीं, हो गया, तकरीबन हो गया। हाँ, उनको हमने टेंट में भेजा है, शिफ्ट कर दिया है, और वहीं पे असातिज़ा जो हैं वो। और बड़ी बात ये कि देखिए इंतज़ाम, सीएम साहब ने भी अभी विज़िट किए, आपको पता होगा, सारे पूरे सिंध में विज़िट किया उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, और पूरे वुज़रा की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई अपनी कि भाई अपने हलकों में जाओ, लोगों के पास जाओ और उनको रिलीफ पहुँचाओ। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की। ओवरऑल मैं बात अगर करूँ तो बहुत सारे मसाइल थे ज़िंदगी के, ज़ाहिर है पानी जब आ जाता है तो पूरा आपका एक ज़िंदगी मफलूज हो जाती है आपकी। तो उसके लिए उन्होंने पूरे वज़रा, पूरी उनकी जो टीम थी, सबने काम किया। हम जितने भी नुमाइंदे थे, हम भी सभी गए अपने हलकों में। एक मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पंजाब का जिक्र किया। हम देख रहे हैं आजकल वहाँ की जो वज़ीर आला हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और क्योंकि हमारा मुख्तसरन वक्त है तो आपसे मुख्तसरन में जवाब चाहूँगा 1 मिनट का, कि वो अब न्यूट्रिशन पे जा रही हैं और हर बच्चे को वहाँ पे पैक दूध और ये सारी चीज़ें। तो क्या कहेंगी आप कि वो पंजाब तालीम में सिंध से बहुत आगे निकल गया इतना ज़्यादा कि वो अब इस पर तवज्जो दे रहे और हम अभी? उसके लिए मैं ये कहूँगी कि वो मैडम जो है मरियम काम कर रही हैं, ठीक है। ज़ाहिर है नया दौर है, नई बात है। एक नया जब बंदा आता है तो वो बहुत अपनी एनर्जेटिक और बहुत चीज़ें अपनी दिखाना चाहता है। अल्लाह करे जो ये सिलसिला लेके चले हैं ये चलता ही रहे, माजी में भी, मतलब ये कि माजी का भी आप देख लें और फ्यूचर आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें होती रहें तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि देखते हैं, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, आगे देखिए होता है क्या। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि एक हमारे अपना अभी भी हमारी सिंध हुकूमत ने अभी 8 तारीख को सरदार साहब ने अनाउंस किया है, और उन्होंने भी एक मैं आपको नॉन फॉर्मल जो हैं वो एजुकेशन के 3000 सेंटर उन्होंने अनाउंस किए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इस पे हम जरूर आगे चल के बात करना चाहेंगे। और इसमें भी मतलब हर सूबे में 100 सेंटर वो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी भी आसमी शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद थी, और कोशिश हम करते हैं कि तालीम से जुड़े, इससे जुड़े ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हालात आपके सामने लाएं और आवाज़ पहुंचाएं, और यकीनन अब जो रिमेनिंग रह भी गया मसला वो भी जल्द हो जाएगा। आज के शो से अब इजाज़त लेने का वक्त हो जाता है। इजाज़त लेने का वक्त आ गया। कल फिर हाजिर होंगे हम इसी एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।